आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। यूक्रेन का युद्ध रहा हो, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट हो या फिर श्रीलंका में लगाई गई इमरजेंसी हो, यह कुछ विशेष बातों की तरफ संकेत करते हैं। वैसे यदि हम श्रीलंका की स्थिति की बात करें, श्रीलंका में यह स्थिति है कि दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई चरम पर है। महंगाई को लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। स्थिति को देखते हुए श्रीलंका में श्रीलंकाई सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। जो चीन श्रीलंका को लेकर कर्ज देने के लिए तत्पर दिखाई देता था, संकट की घड़ी में चीन ने श्रीलंका से मुंह मोड़ लिया है। संकट की इस घड़ी में श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत लगातार श्रीलंका को इस संकट की घड़ी से उबारने का प्रयास कर रहा है। वहीं श्रीलंका की संपूर्ण राजनीतिक पार्टियां और श्रीलंकाई नागरिक भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम श्रीलंका की स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि श्रीलंका की इस स्थिति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं और इनसे किस तरह श्रीलंका निजात पा सकता है। श्रीलंका पर वर्तमान में 12.55 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसमें सॉवरेन बॉन्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान और चीन का कर्ज बड़ी मात्रा में है। इस कर्ज में से चीन को 4 बिलियन डॉलर वर्तमान में चुकाना है। ऐसे में श्रीलंका चीन की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन संकट की इस घड़ी में चीन ने श्रीलंका से नजरें चुरा ली। वहीं श्रीलंका चाहता है कि चीन कर्ज अदायगी में उसे कुछ छूट दे तथा जो शर्तें कर्ज देते समय लगाई गई थी उनमें कुछ ढिलाई बरते, जिससे श्रीलंका इस संकट की स्थिति से निकल सके। लेकिन चाइना इन शर्तों में रियायत देने को तैयार नहीं है। दरअसल मदद के नाम पर चाइना ने श्रीलंका में भारी पूंजी निवेश किया, जिसकी एवज में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए पट्टे पर ले लिया। इतना ही नहीं, साल 2021 और 22 में चीन ने श्रीलंका को जमकर कर्ज बांटा। श्रीलंका इस कर्ज को मदद समझ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि श्रीलंका धीरे धीरे चीन के इस कर्ज जाल में फंसता हुआ चला गया। जब श्रीलंका सरकार को महसूस होने लगा कि कर्ज के बोझ के नीचे दबकर उसकी कमर टूट रही है और वह कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में उसके आर्थिक संकट बढ़ जाएंगे, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने चीन से मदद की गुहार लगाई। लेकिन चीन ने श्रीलंका की इस आर्थिक संकट के समय कोई मदद नहीं की, जिससे श्रीलंकाई नागरिक चीन के इस षड्यंत्र को समझ गए। चीन और चीन के प्रोडक्ट के खिलाफ श्रीलंका में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संकट के इस समय में भारत अपने पड़ोसी धर्म को निभाने के लिए आगे आया है। ऐसी स्थिति में भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन लीटर डीजल, 40,000 टन चावल और $1 अरब की आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। इसके अतिरिक्त भी भारत श्रीलंकाई नागरिकों की मदद के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है। साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी श्रीलंकाई नागरिकों को मुहैया कराई जा रही हैं। दरअसल श्रीलंका कोई पहला देश नहीं है जो चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद का शिकार हुआ है। इससे पहले भी चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद की चपेट में कई छोटे छोटे अफ्रीकी देश आ चुके हैं। इन देशों पर चीन का इतना कर्ज है कि उनकी अर्थव्यवस्था भी इतनी बड़ी नहीं है। यही कारण है कि चीन की कर्ज बांटो और जाल में फंसाओ नीति के चलते कई एशियाई और अफ्रीकाई देशों की चिंता बढ़ गई है। पिछले 2 दशकों में चीन ने अफ्रीकी देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोड परियोजना के तहत भारी पूंजी निवेश किया है। इतना ही नहीं, इन देशों के डेवलपमेंट के लिए भी चीन ने बड़ा कर्ज बांटा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंगोला पर चीन का $25 बिलियन, इथोपिया पर $13.5 बिलियन, जाम्बिया पर $7.4 बिलियन का कर्ज है। वहीं कांगो पर $7.3 बिलियन का चीनी कर्ज है। इसके अलावा
चीन ने मलेशिया में भी 22 बिलियन डॉलर का भारी भरकम पूंजी निवेश किया है। वहीं मालदीव पर चीन का 3.5 बिलियन डॉलर का कर्ज है। यदि श्रीलंका के अतिरिक्त दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की बात की जाए तो चीन पाकिस्तान को आंख मूंद कर कर्ज बांट रहा है। वहीं चीन की नीति नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर भी षड्यंत्रकारी है। चीन चाहता है कि वह अपने कर्ज के जाल में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को भी फंसा ले। यदि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूरी दुनिया में लगभग 58 ऐसे छोटे बड़े देश हैं जो वर्तमान में चीन के कर्ज जाल में फंस चुके हैं। कई ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी से भी कहीं अधिक चीनी कर्ज इनके ऊपर है। ऐसे में इन देशों के अंदर चीन का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। यह देश आसानी से चीन के इस कर्ज के जाल से निकल पाएंगे, ऐसा अभी संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि मीडिया रिपोर्ट्स की ही माने तो चीन अभी तक अलग अलग देशों को 5.6 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बांट चुका है। यह राशि भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 2 गुने के बराबर है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा सब कुछ जानते हुए क्या कारण है कि देश चीन से कर्ज लेते हैं और फिर उसके कर्ज जाल में फंस जाते हैं। दरअसल साथियों, चीन जिन शर्तों पर किसी देश को कर्ज देता है वह बहुत ही कठोर और गोपनीय होती है। मजबूरी के चलते देश चीन से कर्ज ले लेते हैं, लेकिन फिर इन शर्तों के कारण वह चीन के इस जाल में फंसते चले जाते हैं। और जब कोई देश चीन के कर्ज जाल में फंस जाता है तो वह उसके ऊपर कर्ज लौटाने के लिए दबाव डालता है। कर्ज न लौटाने की स्थिति में चीन उस देश के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप करता है। उस देश के अंदर ऐसा नीति निर्माण कराता है जिससे चीन को लाभ हो। इस गोपनीयता की शर्त के कारण उस देश की जनता को उन शर्तों के बारे में पता नहीं चलता है जिनके कारण उनके देश ने चीन से कर्ज लिया है। इस गोपनीयता की शर्त के कारण ही धीरे धीरे चीन उस देश के अंदर अपनी मनमानी करने लगता है। साथियों, यह एक बात और ध्यान देने योग्य है कि दुनिया के अंदर कर्ज बांटने वाले देशों का एक क्लब है जिसे पेरिस क्लब के नाम से जानते हैं। यह उन देशों का क्लब है जो दुनिया भर के जरूरतमंद देशों को कर्ज बांटते हैं। साथ ही यह देश यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई कर्ज लेने वाला देश उनके कर्ज को नहीं लौटा पा रहा है तो उसका उस देश के ऊपर विपरीत प्रभाव न पड़े। इसके साथ ही वह कर्ज की शर्तों में इस तरह की रियायतें करते हैं कि वह देश आसानी से उनके कर्ज को लौटा सके और उस देश के विकास तथा अन्य परिस्थितियों पर उसका विपरीत प्रभाव न पड़े। लेकिन चीन इस पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है। वह इस पेरिस क्लब के सदस्यता के बिना ही दूसरे देशों को कर्ज बांटता है तथा अपने मनमाने तरीके से शर्तें उनके ऊपर थोपता है। वैसे तो चीन के द्वारा जब किसी देश को कर्ज दिया जाता है तो वह परिस्थिति अनुसार अपने मनमाने तरीके से शर्तें उस देश के ऊपर थोप देता है, लेकिन कुछ सामान्य शर्तें हैं जिनके द्वारा वह दूसरे देश को अपने कर्ज जाल में फंसाता है। चीन कभी भी कर्ज के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, कभी भी कर्जदाता देश से वह अपने कर्ज को वापस मांग सकता है। चीन इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता है कि असामान्य परिस्थितियों में कर्जदाता देश से कर्ज मांगने से उस देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी स्थिति कर्ज लौटाने की है या नहीं है, इससे उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इससे चीन का कोई लेना देना नहीं होता है। चीन जो कर्ज जरूरतमंद देश को देता है उनमें 60% कर्ज कमर्शियल होता है। इसका तात्पर्य साफ है कि उस पैसे से उस देश के अंदर जो विकास कार्य होंगे उनमें चीन की हिस्सेदारी होगी। ऐसा करके चीन अपने देश के नागरिकों को उस देश में विकास कार्यों को लगा देता है। इससे जहां कर्जवान देश के लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ता है, वही चीन ऐसा करके अपने देश के नागरिकों को रोजगार मुहैया कराता है। इसके साथ ही उस देश के विकास कार्य को करते समय चीन यह शर्त भी लगाता है कि यदि उसके द्वारा किए गए कार्य से उस देश के पर्यावरण तथा अन्य कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए चीन जिम्मेवार नहीं है। अतः कह सकते हैं कि ऐसी शर्तें लगाकर चीन अप्रत्यक्ष रूप से उस देश की संप्रभुता को भी चुनौती देता है। कर्ज देकर चीन कर्जवान देश की संप्रभुता को अपनी मुट्ठी में करने का प्रयास करता है।
इसका उदाहरण इससे बड़ा और नहीं मिल सकता कि कर्जवान देश चीन तथा चीनी कंपनियों को अपने देश के कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हालांकि चीन किसी देश को कर्ज उस देश के विकास के कार्यों के लिए देता है, लेकिन जैसे ही उस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर या भंवर जाल में फंसी हुई दिखाई देती है, तुरंत ही चीन उस देश के ऊपर अपने कर्ज को लौटाने के लिए दबाव बनाने लगता है। यदि वह देश चीन के कर्ज को नहीं लौटा पाता है तो वह साजिशन उस देश की जमीन को हड़प लेता है। इसी षड्यंत्र के तहत चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए कब्जा लिया है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि चीन किसी देश को कर्ज देने के बाद उस देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। यदि उस देश की राजनीतिक पार्टियां उसे ऐसे करने से रोकती है तो वह साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपनाता है। वह सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को रिश्वत देता है। इतना ही नहीं, विपक्ष के द्वारा किए गए विरोध को शांत करने के लिए वह विपक्षी दलों के नेताओं को भी रिश्वत देता है। ऐसा करके चीन उस देश के अंदर दो तरह के लाभ प्राप्त करता है। एक, जहां सत्ता पक्ष उसकी मुट्ठी में आ जाता है, वही विपक्ष उसके कार्यों का विरोध नहीं करता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ उस देश की सरकार के द्वारा आसानी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के टेंडर हासिल करने में मिलता है। ऐसा करके चीन एक हाथ से कर्जदाता देश को कर्ज देता है, वही दूसरे हाथ से उस देश से बड़ी मात्रा में कर्ज की रकम को वापस ले लेता है। साथ ही ऐसा करने से चीन के कारीगरों को रोजगार भी बड़ी मात्रा में मिलता है। किसी देश के अंदर चीन का राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो वहां की राजनीतिक बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में चली जाती है। ऐसा हम पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, जहां अहम नीतिगत निर्णय चीन के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। यह चीन के आर्थिक साम्राज्यवादी षड्यंत्र का ही हिस्सा है कि वह देशों को इतना कर्ज दे देता है कि उनकी जीडीपी भी उस कर्ज के सामने बौनी दिखाई देने लगती है। वर्तमान में 8 ऐसे देश हैं जिन्हें चीन ने उसकी जीडीपी का 45% कर्ज दे रखा है। वही जीडीपी का लगभग 50% चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया हुआ है। अब पाकिस्तान इस कर्ज को कैसे चुकाएगा, यह ईश्वर ही जानता है। पहले बताया गया है कि श्रीलंका इस संकट के लिए मुख्य जिम्मेवार चीन का भारी भरकम कर्ज को माना जा रहा है। साथ ही उसकी इस दशा के लिए नागरिकों को सरकार के द्वारा टैक्स में दी गई छूट भी है। ऐसे में भारत के पड़ोसी राज्यों नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और मालदीव को श्रीलंकाई घटनाक्रम से सीख लेने की जरूरत है और उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वह चीन के कर्ज के जाल में न फंसे। वहीं भारत की उन राजनीतिक दलों को भी श्रीलंका इस संकट से सीख लेने की जरूरत है जो वर्तमान में देश के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए तथा सत्ता सुख पाने के लिए फ्री की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मुफ्त की राजनीति से जहां एक तरफ देश की राजस्व पर भारी असर पड़ता है, वहीं देश के नागरिक अकर्मण्यता की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।